80-20 series. In this series, we are going to discuss 80% of our economic syllabus through 20% of PYQs. This is our episode 13, and in this particular episode, we are discussing about the all PYQs of the taxation. टैक्स से रिलेटेड आज हम सारे पीवाईक्यूज इस पर्टिकुलर एपिसोड में डिस्कस करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल एपिसोड होने वाला है. सो फटाफट से इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि टैक्सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए. द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट अबाउट थ्रू. कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप इनकम को? ठीक है, थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद द प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, progressive taxation combined with the regressive expenditure, regressive taxation and regressive expenditure, and regressive taxation combined with the progressive expenditure. आपको कुछ अच्छी चीज करनी है. ठीक है, आपको redistribution of income which is a very positive thing. ठीक है, if you want to do something very positive, तो आपको उसी तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, उसी टाइप के पॉजिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे. बात समझ आ रही है? सो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम के लिए पॉजिटिव ही एक्शंस होने चाहिए. सो दोनों पॉजिटिव एक्शंस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. दैट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद द प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर. हमें टैक्सेशन को भी प्रोग्रेसिव रखना पड़ेगा और हमें एक्सपेंडिचर को भी प्रोग्रेसिव रखना पड़ेगा. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? ठीक है, सो अंडर दिस सिस्टम द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द टैक्सेबल अमाउंट और इनकम इंक्रीजेस. मतलब जिस इंसान की जितनी ज्यादा टैक्स अमाउंट होगी उतना ही ज्यादा वो टैक्स देगा. जितना उसका कम अगर वो पैसा कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, उसके हिसाब से उसका टैक्स भी कम होगा. दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. एंड ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है कि यार जिस इंसान की जितनी कैपेसिटी है टू टू फाइल दी टैक्स, टू टैक्स को कहीं ना कहीं भरे गवर्नमेंट को, तो उसके लिए उतना ही उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए. सो अंडर दिस सिस्टम द टैक्स रेट इंक्रीजेस एज द टैक्सेबल अमाउंट और इनकम इंक्रीजेस. This ensures that a high income earner contribute a large percentage of their income, effectively reducing the post-tax income gap between a rich and poor. So progressive expenditure मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग that disproportionately benefit lower income groups. Example include subsidies or essential services, public healthcare, education, social welfare program. By collecting more from those with the higher ability to pay and directing those resources towards those with the greatest need, the government maximizes social advantage and achieves a more equitable distribution of the wealth. This is the basic concept of the progressive taxation and progressive expenditure. अब सवाल उठता है कि यार प्रोग्रेसिव हमने बात कर ली है, तो कहीं ना कहीं रिग्रेसिव की भी बात करें. चलिए रिग्रेसिव की भी बात कर लेते हैं. रिग्रेसिव टैक्सेशन को आप एग्जांपल से समझिए जीएसटी. ठीक है, अगर हम कोई भी चीज बॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एयर कंडीशनर लेते हैं, तो उस पर 18% का जीएसटी है. ठीक है, अब चाहे वो एयर कंडीशनर एक मिडिल क्लास का इंसान लगाए, चाहे वो एक अंबानी अडानी या फिर हाई इनकम का इंसान लगाए, ठीक है, दोनों को 18% जीएसटी ही देनी है. अब समझिए, अगर एक मान लो लो इनकम का या मिडिल इनकम का इंसान है, एक पर्सन है, ठीक है, उसका जितनी भी इनकम है उसका मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन टैक्स में चला गया. क्योंकि उसका जितना मान लो वो 100 रुपीज कमा रहा है, उसमें जितनी भी बेसिक नीड्स है वो कहीं ना कहीं वो बेसिक चीजें खरीदेगा, दवाई खरीदेगा, दूध खरीदेगा, और कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हैं उन सब में कहीं ना कुछ तो टैक्स है, जीएसटी है. सो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस को ये माना जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, वो आइडियली एक रिग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है, बट उनका जो इंपैक्ट है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है. सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर वेरी क्लोज टू द रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. बट करें क्या, इसको करना भी, लगाना भी पड़ता है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया ये देख के दुकानदार कहे कि ये ब्रेड वाला एक अमीर के घर में जा रहा है कि गरीब के जा रहा है, गरीब के जा रहा है तो इसका टैक्स इतना होना चाहिए, अमीर का इतना होना चाहिए. सो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. बट दिस इज व्हाट अ रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. ठीक है, तो ये दो आपको कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गए. नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स. बिफोर मैं कॉर्पोरेशन टैक्स पे आऊं उससे पहले आप समझो कि टैक्सेस, इंडियन टैक्स सिस्टम क्या है. डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्सेस पे मैं पीवाईक्यूज की बात करूं तो मैं पहले इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन, एसटीटी, ठीक है, इक्विलाइजेशन लेवी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, इन पे क्या क्या पीवाईक्यूज पूछे हैं. देन हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएंगे. तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के अंडर हम कॉर्पोरेशन टैक्स से
यूपीएससी ने क्या पीवाईक्यू पूछा है उस पर बात करते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स 1995 का ये क्वेश्चन है। इट इज लेविड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, इज लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, लेविड बाय द यूनियन, शेयर्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट्स, लेविड बाय द यूनियन एंड बिलोंग्स इट टू इट एक्सक्लूसिवली। 1995 के अंदर अगर यूपीएससी का एग्जाम देते तो आंसर डी होता। ठीक है, इट्स लेविड बाय द यूनियन एंड बिलोंग्स टू इट एक्सक्लूसिवली। बट फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इज लेविड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट्स। मतलब यूनियन इसको लेवी करेगा, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स लगाएगा, इसको शेयर करना पड़ेगा, मतलब जितना भी टैक्स वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, जो जो टैक्स कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका एक डिविजिबल पूल बनेगा, उस पूल में से कितना सेंटर को जाना चाहिए, कितना स्टेट को जाना चाहिए, ये डिसाइड करेगा आपका फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आर्टिकल 270 को रीड करूं, द अमेंडमेंट ऑल्टर्ड आर्टिकल 270 टू क्रिएट अ सिंगल डिविजिबल पूल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल टैक्सेस। टुडे कॉर्पोरेशन टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, but the revenue is compulsorily shared between the center and the state based on the current finance commission formula। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 का, उसने आपके ये चीज में चेंज लेके आया आर्टिकल 270 में, जिससे जितने भी सेंट्रल टैक्सेस होंगे उनका एक डिविजिबल पूल बनेगा और उस पूल में से दोनों के बीच में शेयर होगा। अब कितना शेयर होगा वो फाइनेंस कमीशन बताएगा। जैसे अगर मैं 2026 से लेके 31 तक का हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो ऑलरेडी आपका उसकी रिपोर्ट आ गई है। अब उसमें आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाई है 10 मिनट की, सिर्फ 10 मिनट की है, और उसमें जो यूपीएससी के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स है, जिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, वो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। ये लगभग 5 साल तक की वीडियो काम आने वाली है, फ्रॉम 2026 टू 2031। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, 60th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, जिसपे ये पूरी बात मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि उसमें कितना ये उन्होंने डिविजिबल पूल का कितना सेंटर को जाना, कितना स्टेट को जाना चाहिए, और अदर जो इंपॉर्टेंट कैसे क्राइटेरियाज है जिसपे यूपीएससी पूछता है, वो सारा मैंने इस वीडियो में डिसाइड किया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी दोस्त पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर। अब आज की डेट में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया कब आया ये मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। सवाल उठता है कि ये क्यों आया और क्या ये आज भी एग्जिस्ट करता है, करता है तो ये है क्या, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। बस आप उतना ही समझिए। Before minimum alternate tax, many large and highly profitable companies were legally managing to pay obsolete or no corporate income tax. They did this by taking advantage of various exemption। बहुत सारे exemption का फायदा उठाते थे। ठीक है, डिडक्शन एंड डेप्रिसिएशन रूल्स अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, दीज वर नोन एज जीरो टैक्स कंपनीज। इन कंपनी मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी एग्जाम्शन के थ्रू टैक्स नहीं भर रहे। ठीक है, ऐसे टैक्सेस हमारे एग्जाम्शंस हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए थे, उनका फायदा उठाया जा रहा था। इसका सॉल्यूशन क्या लेके आया गवर्नमेंट? लेके आई मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। आपको मिनिमम तो कुछ देना पड़ेगा। जो ये जीरो टैक्स कंपनीज थी, ठीक है, इनटू द टैक्स नेट द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स वाज introduced in the union budget 1966 and 97 1996 97, then finance minister P Chidambaram, under section 115JA of the income tax act। कैसे? it requires company to pay certain minimum percentage of its book profit as tax regardless of exemption it claims under the normal tax provision। ठीक है, सो बेसिक यही है आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूं कि आप मुझे बताइए ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स या ऑल्टरनेट, इसका सेम ही ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस बेसिक क्या डिफरेंस है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement regarding the levying, collecting and distribution of income tax is correct? ठीक है, so the union levies, collect and distribute the proceed of the income tax between itself and the states। the union levies, collect and keep all the proceed of income tax to itself। no, the union levies and collect the tax but all the proceeds are distributed among the states। no, only the surcharge levied on the income tax is shared between the union and the state। अगर यही होता तो सबसे बड़ी आज की डेट में अगर फेडरलिज्म की लड़ाई है, फाइनेंशियल फिजिकल फेडरलिज्म की लड़ाई है, वो यही है कि गवर्नमेंट, देखिए समझिए कॉन्सेप्ट को, कि एक तो टैक्स लेती है, मान लो इनकम टैक्स लिया, इनकम टैक्स का डिविजिबल पूल होता है, उतना शेयर हो जाता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन। अभी हमने देखा सेंटर एंड द स्टेट, वही सेम आर्टिकल 270 की लैंग्वेज।
बट होता क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर सरचार्ज एंड ये सेस भी लगाती है। जब सरचार्ज एंड सेस लगाती है, उसको आपको शेयर नहीं करना होता स्टेट गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि वो एक्स्ट्रा सरचार्ज तो वो कमाई कर लेता है, पैसा रख लेता है, और हमें सिर्फ जो इनकम टैक्स में डिविजन पूल में फाइनेंस कमीशन कहता है वही पैसा मिलता है। So this is the basic, bone of contention between the center and the state with respect to the fiscal federalism. ठीक है, so answer is the union levies and collect, they distribute the proceeds of income tax between itself and the state. So article 270 tax on the income एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। अब इस एग्रीकल्चर इनकम का क्या सीन है, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूं, बट पहले समझो कि टैक्सेस ऑन द इनकम आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन। However, not net proceed of this tax are not kept entirely by the union. They are mandatorily shared between the union and the state. The finance commission determine the exact percentage of this distribution. तो आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि 2026 से 31 तक का क्या क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके से कितने परसेंटेज पे आपको शेयर करना होता है। अब इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम की बात की है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको समझते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम का क्या सिस्टम है। इन इंडिया, income from the allied agriculture activities like poultry farming, wool rearing in the rural area is exempted from any tax. ठीक है, in India, rural agriculture land is not considered as a capital asset under the provision of Income Tax Act 1961. जनरली जो एक्ट की बात होती है, कभी भी एक्ट्स आते हैं यूपीएससी अगर क्वेश्चन के अंदर, जनरली ये स्टेटमेंट सही होते हैं, जनरली ये स्टेटमेंट सही होते हैं। ये एक ट्रेंड है, इसको आप आइडेंटिफाई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप भी ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि मैं तो जितने क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ करोगे तो आपको भी ये ट्रेंड समझ आता रहेगा। ठीक है, तो मुझे तो ये ट्रेंड लग रहा है कि एक्ट वक्त जो आते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन सही होते हैं, स्टेटमेंट सही होते हैं। बट यहाँ पे मोर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जरूरत है कि फर्स्ट को क्या समझे कि भाई एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तो इनकम टैक्स नहीं है। अभी हमने देखा कि भैया एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, इन पे तो कोई टैक्स ही नहीं है। सवाल उठते हैं क्या अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर भी टैक्स नहीं है? भाई जब एग्रीकल्चर में नहीं है तो अलाइड में भी होगा, ऐसा ही सोचेंगे। बट यहीं पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भैया एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे टैक्स नहीं है, बट अलाइड एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग, इन सब के ऊपर आपका टैक्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये 2025 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये देखिए स्टेटमेंट 1, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओनली इनकम डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑपरेशन लाइक टिलिंग द लैंड, सोइंग द सीड्स, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स is completely exempt from the tax. The courts have repeatedly clarified that the allied activities such as poultry farming, dairy farming, animal husbandry, and wool rearing do not qualify as a agricultural income. Therefore, income from these activities is fully taxable under the head of profit and the gain of the business profession even if conducted in the rural areas. अब समझिए, अगर आप जोग्राफिकली एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखोगे तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन होती है कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स प्लस कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। बट इकोनॉमिक सेंस के अंदर एग्रीकल्चर को अलग रखा गया है, अलाइड एक्टिविटीज को अलग रखा गया है फ्रॉम द टैक्सेशन पर्सपेक्टिव। ये एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए फॉर द फ्यूचर पर्पस। दूसरी बात ये कही है कि ये कैपिटल एसेट नहीं माना जाता एक एग्रीकल्चरल लैंड को। यस, अगर एक कैपिटल एसेट होता तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता, बट एग्रीकल्चरल इनकम या एग्रीकल्चरल लैंड से कोई टैक्स नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस व्हाट कांस्टिट्यूट अ कैपिटल एसेट। It explicitly exclude rural agricultural land from this definition because it is not a capital asset. The sale of the rural agricultural land does not attract any capital gain tax. अब देखो समझो इस बात को, अगर इसमें कैपिटल गेन टैक्स होता तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट होता। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर होती कि लोग इसको बस खरीदते बेचते और प्रॉफिट कमाते। ठीक है, जैसे आज की डेट में हाउसिंग सेक्टर में हो रहा है, लोग जितने घर रहने के लिए नहीं बनवा रहे उतने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर बन रहे हैं, फटाफट उनका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। तो सेम यही कंडीशन होती है एग्रीकल्चर लैंड की, और कोई खेती ही नहीं करता। ठीक है, जो आप बोलते हो ना लैंडलॉर्ड एब्सेंटिज्म, कहीं ना कहीं वही एब्सेंट रहते, कहीं ना कहीं बस ये खरीदना बेचना ये सिचुएशन हो जाती। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली उसको कैपिटल एसेट नहीं माना गया। ठीक है, तो यूपीएससी में आप हमेशा याद रखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट क्या है, व्हाट तो पता होना ही चाहिए। ये तो सब आपको स्टेट पीसीएस, आपको यूपीएससी एग्जाम सब में पढ़ना पड़ेगा।
बट व्हाट के साथ यूपीएससी में क्या अलग है कि आपको व्हाई एंड हाउ भी पता होना चाहिए हर टॉपिक का। ऐसा क्यों, लॉजिक क्या है? बिकॉज आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। सो इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करते हैं। ये 1961 का एक्ट अब रिप्लेस हो चुका है इनकम टैक्स एक्ट 2025। दो तीन बेसिक बात है जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। द फर्स्ट वन इज टैक्स ईयर। पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते थे, ठीक है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बहुत कंफ्यूजन होती थी इस एक्ट के अंदर। सीधा अब इस साल जो है आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहा है कि एक ही कॉन्सेप्ट होगा, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल, फर्स्ट ऑफ द अप्रैल, अप्रैल फूल से आपका 31 मार्च। बस यही एक पीरियड है, इसको बोलते हैं टैक्स ईयर। सो आपसे पूछ सकता है यूपीएससी की टैक्स ईयर की डेट कहां से कहां तक आई। ऑलरेडी उसने आरबीआई का ईयर पूछा हुआ है, जो मैंने आपको पीवाईक्यू करवाया था आरबीआई के अंदर। सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स ईयर क्या होता है। ठीक है, इसको डिफाइन कर दिया गया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। उसके अलावा काफी ज्यादा जो है सेक्शंस में कमी लेके आ गए। सेक्शंस बहुत सारे रैशनलाइज किए हैं, स्ट्रीमलाइंड किए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको हटाया गया। डिजिटल एडॉप्शन हुआ है, एनफोर्स स्कोप एक्सपेंडेड लाइक ईमेल्स, क्लाउड्स, ऑनलाइन अकाउंट्स। ठीक है, ब्रॉडेंड वीडीए स्कोप लाइक इंक्लूड्स एनी क्रिप्टोग्राफिक लेजर एसेट्स। तो मतलब कहीं ना कहीं और ज्यादा इसमें डिजिटल या एनफोर्समेंट और वर्चुअल एसेट्स को भी इंक्लूड किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट रिफॉर्म लाइक फास्ट रिजोल्यूशन होगा। टैक्स फेयर फ्रेंडली बनाया गया है हमारे न्यू इनकम टैक्स एक्ट को। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू फ्रेम न्यू स्कीम्स फॉर दी ट्रांसपेरेंसी। आपको ये बात याद रखनी है, ये बेसिक है, बहुत ज्यादा इसमें आपको घुसना नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या आया है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स अब एक्ट 1961 वाला रिप्लेस हो गया विद द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025। यहां से यूपीएससी एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है इन फ्यूचर। 2009 का ये क्वेश्चन देखिए। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, विच ऑफ द अबव इज अ डायरेक्ट टैक्सेस और टैक्स। ठीक है, आज की डेट में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट टैक्स भी नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। आज की डेट में जितनी ज्यादा आपकी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब का एक इमर्जिंग थीम है यूपीएससी में, तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। फ्यूचर प्रिडिक्शन है कि यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये दो हमारे लिए काम के नहीं है। ठीक है, तो अब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन अगर मैं आज पूछूं, डायरेक्ट टैक्स होता था, ये भी डायरेक्ट टैक्स था, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, बट डायरेक्ट टैक्स आज की डेट में ये नहीं है, नो एबोलिस्ट कर दिया गया, नाउ एबोलिस्ट। तो अब हमें ना फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जानना है ना इंटरेस्ट टैक्स जानना है। ठीक है, अब है ही नहीं। अब हमें जानना है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, विच इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स levied on the transaction value of the securities like share and mutual funds traded on the recognized stock exchange paid directly by the investor making the trade। बेसिक समझो होता क्या है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स मतलब जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, ट्रांजेक्शन कैसे हो सकते हैं, दो ही तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो आप उसको बाय करोगे या आप उसको सेल करोगे। तो सवाल उठता है बाय पे लगेगा कि सेल पे लगेगा। गवर्नमेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ेगी, बाय पे भी लगेगा, सेल पे भी लगेगा। जब भी आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी, मान लो आपने आपने इंडियन ऑयल का शेयर खरीदा, या फिर आपने मान लो रिलायंस का शेयर खरीदा, आपने अडानी पोर्ट्स का खरीदा, ठीक है, या आपने वेदांता का खरीदा, कोई भी आपने एग्जांपल कोई भी शेयर खरीदा, या आपने कोई भी म्यूचुअल फंड आपने आपका मन हुआ कि यार म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उस पे आपने जितनी वैल्यू का लिया है, मान लो आपने 2 लाख रुपीज के शेयर लिए, ठीक है, 2 लाख रुपीज के शेयर लिए हैं या 1 लाख रुपीज के लिए, जितने आपने लिए हैं उसके हिसाब से आपकी एसटीटी लगेगी। मतलब जब आप बाय करोगे तब भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा, उस ट्रांजेक्शन पे भी आपका टैक्स लगेगा। ये बहुत मिनिमम होता है, 0.1 के आसपास होता है, 1 या 0.12। ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा और मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि अभी रिवाइज हुआ है ये। ठीक है, बट इतना समझो कि 0 पॉइंट कुछ होता है, बट ये 0 पॉइंट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपके 2-3 लाख के शेयर होते हैं तो उसमें कम से कम 200-300 का खर्चा तो सिर्फ आपका ये आपका ट्रेड में ही लग जाता है कि बाय में लग गया, फिर सेल करोगे तो भी उतना का उतना पैसा लगेगा। सो दिस इज व्हाट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सिक्योरिटीज, ट्रांजेक्शन बाइंग एंड सेलिंग दोनों पे लगता है, लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है। एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज टू द ट्रांजेक्शन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, कवर्स इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, सब पे लगेगा। ठीक है, कलेक्टिव मैकेनिज्म, कलेक्शन मैकेनिज्म कलेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज और द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फ्रॉम दी ब्रोकर्स डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके रेट कुछ डिलीवरी बेस्ड पे हाइयर लगते हैं और इंट्राडे करोगे तो लोअर। इतना जाना नहीं है, बस इतना समझो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। सेकंड, बाइंग एंड सेलिंग
दोनों पे लगता है, इन्वेस्टर के ऊपर लगता है। बस ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया टैक्सेस ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट्स आर levied by the union, collected by the states. Yes, this is the statement is correct. This is levied by the union. अभी हमने देखा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक एक्सचेंज फ्यूचर मार्केट्स में आपने ट्रांजैक्शन की, उस पर टैक्स लगा, वो कौन सा था? एसटीटी। अब एसटीटी अभी हमने पढ़ा लेविड बाय द यूनियन, यस दिस इज द करेक्ट। कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, नो इट इज नॉट कलेक्टेड बाय द स्टेट, इट्स कलेक्टेड बाय द यूनियन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसको समझो। According to entry 90 of the Union list in the 7th schedule of the Indian Constitution, the power to levy taxes other than stamp duties on the transaction in the stock exchange and future market rest exclusively with the Union government. ये बात याद रखना, सिर्फ एक ऐसी ही स्टैंप ड्यूटी ही है, स्टैंप ड्यूटी को मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टैंप ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन उसको कलेक्ट करता है या उसको अप्रोप्रिएट भी करता है आपका मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यही एक ऐसा टैक्स है, उसके अलावा सारे टैक्स खुद सेंटर ही ले रहा है, जैसे ये यूनियन गवर्नमेंट ही लेगी। ठीक है, उसके बाद दीज टैक्सेस सच एज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आर बोथ लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, दे आर नॉट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात याद रखना। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे मैं पहले ही बता रहा हूं, फ्यूचर में आपको 2026 से लेकर 2030 के बीच में एक पीवाईक्यू देखने को मिल सकता है, मतलब एक आपका पीवाईक्यू बन सकता है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी का। ठीक है, दिस इज माय प्रेडिक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस, 2001 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, एक आपको मैं यहां से एक हिंट दे रहा हूं, फ्यूचर में आपके काम आएगी। जब भी वर्ड ड्यूटी दिया हो, ठीक है, ड्यूटी हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये याद रखना। ड्यूटीज आर ऑलवेज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, कभी आपको फिर भी कंफ्यूजन हो जाए, एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूजन हो जाए, जब भी ड्यूटी लिखा होगा तो समझ लेना ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, लाइक एक्सरसाइज ड्यूटी, लाइक कस्टम ड्यूटी, बोथ आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। कॉर्पोरेशन टैक्सेस, वेल्थ टैक्सेस, वेल्थ टैक्स कौन सा हो गया? कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हमने बोला, जो आपकी कैपिटल गेन, आपका कैपिटल जब राइज होता है, मान लो आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली, वो अगले ही महीने 2 लाख की हो गई। ठीक है, तो जो 1 लाख रुपए है, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है, ऐसा ही सेम शेयर मार्केट में, शेयर लिया आपने, 1 लाख के शेयर लिए, उसकी अमाउंट 1.5 लाख हो गई, तो ये 50,000 के ऊपर आपका आपका कैपिटल गेन लगेगा। अब कैपिटल गेन भी एक होता है, कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म लगभग 12.5% होता है। ठीक है, सॉरी, शॉर्ट टर्म होता है 20% का, 20% लगेगा कैपिटल गेन, बट आपका शॉर्ट टर्म के लिए लगेगा 12.5%, मतलब आपने 1 साल के अंदर ही उसको बेच दिया तो आपको लगेगा लगभग 12.5%। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म पे आपका टैक्स और शॉर्ट टर्म का टैक्स अलग अलग होता है, ये इतना याद रखना है। ठीक है, सो वेल्थ टैक्स इज कैपिटल गेन, एक्साइज ड्यूटी आपको मैंने कह दिया, कस्टम ड्यूटी, दोनों ही आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस है। सो आंसर इज 2 एंड 4, 2 एंड 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें उससे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, नॉट रेजिडेंट entities that offer advertisement service in India can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance commission। ठीक है, आज की डेट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज गवर्नमेंट ने इक्वलाइजेशन लेवी हटा दी है, बट फिर भी इक्वलाइजेशन लेवी और उसके कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। ठीक है, और उसी से आपको समझ आएगा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। द कॉन्सेप्ट इज द टैक्सिंग द डिजिटल इकोनॉमी। लूपहोल क्या था? ट्रेडिशनल टैक्सेस रूल्स रिक्वायर्स अ कंपनी टू हैव अ फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है, टू बी टैक्स्ड। अगर आपकी कहीं पे फिजिकल प्रेजेंस है तो ही आप पे टैक्स लगेगा। अब टेक जियंट्स है लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, ये सब मेक मिलियंस बिलियंस इन द इंडिया डिजिटली विदाउट फिजिकली प्रेजेंस और एस्केपिंग टैक्स के। अब इनका कोई फिजिकली प्रेजेंस तो है नहीं गूगल का, तो वो वहीं पे बैठे बैठे यहाँ पे गूगल एडवर्टीजमेंट आपका एडसेंस चला के पैसे कमा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 6% टैक्स ऑन द डिजिटल एड्स 2016 में, एंड 2% ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, ठीक है, फॉर द नॉन रेजिडेंट कंपनीज। अब हुआ क्या? इट वाज एनेक्टेड अंडर द फाइनेंस एक्ट। ये इनकम टैक्स के अंडर नहीं लाया गया, इसके पीछे भी लॉजिक है। ये फाइनेंस एक्ट के अंडर क्यों लाया गया?
इनकम टैक्स के अंडर लेके आते, फॉर एग्जांपल अगर ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप इक्विलाइजेशन लेवी लेके आते, तो कंपनी क्या कहती कि मैं दो जगह पे इनकम टैक्स नहीं दूंगा। भाई मैं इंडिया में इनकम टैक्स दूं कि अपनी होम कंट्री में इनकम टैक्स दूं? बात समझ आ रही है? इस लॉजिक को खत्म करने के लिए फाइनेंस एक्ट के थ्रू इंडिया लेके आया आपका इक्विलाइजेशन लेवी। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर इनकम टैक्स को लेके आता तो वो कंपनी क्या कहती, भाई मैं दो जगह पे अपना इनकम टैक्स नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, दो दो जगह पे मैं टैक्स थोड़ी दूंगा। ठीक है, तो वो ये कहता, तो इन्होंने क्या किया, फाइनेंस एक्ट के थ्रू लेके आए। दिस इज द बेसिक यूनिक फीचर ऑफ दिस एक्ट। ठीक, करंट अफेयर में था उस टाइम, तो लोगों को पता था कि हाँ ये भाई इनकम टैक्स, यही इसका यूनिक फीचर था। ठीक है, और इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब तुम यहाँ पे सोचो कि भैया यहाँ पे एक्ट पे क्वेश्चन पूछा तो ये स्टेटमेंट आपने कहा सही होगा, बट ये उस समय का करंट अफेयर था और ये पता होना चाहिए था। ठीक है, और ये नॉलेज से करने वाला क्वेश्चन था। उसके अलावा अगर यहाँ पे वो ट्रिक लगाओगे तो नहीं काम करेगी। मैं बहुत सिंपल कह रहा हूँ। ठीक है, सो करंट डेवलपमेंट क्या है आज की डेट में? आपका इंडिया इज कंप्लीटली स्क्रैप द इक्विलाइजेशन लेवी। 2% बस ई कॉमर्स लेवी, 2% जो ई कॉमर्स पे था वो भी एबॉलिश हो गया है, एंड 6% डिजिटल एड लेवी स्क्रैप्ड इन 2025। तो आज की डेट में इक्विलाइजेशन लेवी हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? आप सोच रहे हो यार इनको तो फिर फायदा हो गया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इंडिया चाह रही है वो ओईसीडी के ग्लोबल टू पिलर सॉल्यूशन की तरफ जाए। मतलब कहीं न कहीं एक ग्लोबल टैक्स होना चाहिए, एक यूनिफाइड, जो ये एमएनसी कंपनी है इनके लिए एक ग्लोबल यूनिफॉर्म टैक्स की कॉन्सेप्ट ओईसीडी लेके आ रहा है। टू पिलर सॉल्यूशन ओईसीडी का है, तो उसमें जैसे इंडिया इंटीग्रेट होगा तो वहां से ये टैक्सेशन फिर से उसको मिल जाएगा। बट अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं है, तो यहां तक ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है, आपको ये बात समझनी है। ठीक है, सो ये है बेसिक क्वेश्चन। आज की डेट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से पूछेगा? वो पूछेगा कि ये टू पोलर सॉल्यूशन इज रिलेटेड, द टर्म टू पिलर सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। या तो ये पूछेगा, या पूछेगा द टू पिलर सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, सो इट रिलेटेड टू द ओईसीडी। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, और अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये लोग कर क्या रहे थे? पहले कर क्या रहे थे? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी माइनिंग ऑपरेशन, कर्बिंग द टैक्स इवेजन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, एक्सप्लॉइटिंग द जेनेटिक रिसोर्स एंड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो आंसर होगा बी, कर्बिंग द टैक्स इवेजन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आ जाओ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया, स्टैम्प ड्यूटीज ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर। आज की डेट में स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टैम्प ड्यूटी है, सेल टैक्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अभी मैंने कुछ बताया है आपको कि लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड अप्रोप्रिएट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसको समझो बात को। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है। मैंने दोनों बात अभी बोली है जस्ट, कि लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आपका कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सही है, बट लेविड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, नो, एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे स्टेट यूनियन में स्वैप किया गया है, सो आंसर है नीदर वन एंड नॉट टू। समझिए बात। आपने इस तरीके के स्टैम्प पेपर देखे होंगे। ठीक है, इसी पे ये स्टैम्प ड्यूटी है, काइंड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है। पहले समझिए, स्टैम्प ड्यूटीज ऑन स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, promissory notes, policies of insurance, transfer of the shares are levied by the union government। हमेशा याद रखना, स्टैम्प ड्यूटी यूनियन गवर्नमेंट लेवी करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट दी स्टेट गवर्नमेंट। पहली चीज, even though these duties are levied by the union, they are collected and appropriated by the state government within whose territory they are levied। ठीक है, इसको कौन कौन लेता है? इसको कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है और रखता भी अपने पास वही है, खर्च भी वही करता है। दे डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये बात याद रखना, यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। देयरफॉर द यूनियन लेवीज द टैक्स बट द स्टेट कलेक्ट्स एंड कीप द रेवेन्यू। ठीक है, इस टाइप की आपने स्टैम्प ड्यूटी देखी होगी। ठीक है, इस तरीके की स्टैम्प ड्यूटीज आपने, जब भी हम मान लो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और खरीदते हैं, तो इस टाइप के स्टैम्प पेपर आपने देखे होंगे अपने। सो स्टैम्प ड्यूटी इज अ टैक्स paid to the government to make a legal document valid, while stamp paper is a physical and electronic document serving as a proof that tax has been paid। Stamp duty is a mandatory charge on the transaction and stamp paper is a medium used to document it। आपको ये याद रखना है। Which one of the following is a correct statement? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स आज की डेट में नहीं रहा, ये जीएसटी के अंदर ही सब्ज्यूम्ड हो गया है।
सेम वही आपका सेल टैक्स का, ये भी जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम हो गया। तो आज की डेट में हमें इस पे कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। सवाल उठता है भैया कौन कौन सी टैक्सेस जो है वो सब्ज्यूम्स हो गए हैं आपके अंडर दी जीएसटी। तो ये कुछ टैक्सेस है, लिस्ट है, लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, इन सब पे चीजों पे जो लगती है। ठीक है, इन सब में आज की डेट में जीएसटी है, लाइक सेल टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, परचेज टैक्स हो गया, एडवर्टीजमेंट पे टैक्स हो गया, ये सब जीएसटी के अंडर आ गए हैं। आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इन इंडिया टैक्स प्रोसीड्स of which one of the following are the percentage of gross tax revenue has significantly declined। ये क्वेश्चन आज की डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां से आपको एक सीखना है कि जब भी आप बजट को पढ़ें, जब भी आप बजट को पढ़ें और आपके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स आए कि इंडिया के अंदर जीएसटी का जो है वो कंसिस्टेंटली स्टेडीली इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या फिर सर्विस टैक्स बढ़े हैं, घटे हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़े हैं, घटे हैं, इनकम टैक्स बढ़े हैं, तो ये ट्रेंड्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां से भी यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन इसी के लिए है, जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको यही बताने के लिए क्वेश्चन दिया है। Which one of the following is not a feature of value added tax? Value added tax like GST, GST is a value added tax, हर वैल्यू एडिशन पे जीएसटी लगती है। तो अब देखो इसमें से 3 फीचर होंगे वैल्यू एडेड टैक्स के और एक नहीं होगा। वो एक कौन सा नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इट्स अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, यस इट इज। ठीक है, it is tax levied on the value addition at each stage of the transaction in the production distribution chain, yes it is. It is a tax on the final consumption of a goods and the service and must ultimately be borne by the consumer, yes। जीएसटी कौन बोन करते हैं, हम ही तो करते हैं भाई। मान लो मैगी का पैकेट लेके आए या किसी और कोई चीज लेके आए, उसमें जीएसटी हमने भरी, एसी लेके आए तो हम भरेंगे। इट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली अ फैसिलिटेटर फॉर इट्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे स्वैप कर दिया स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट में, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। यूपीएससी यही कर रहा है। आप देखो ट्रेंड यहां पे भी यही है। आप क्वेश्चंस को देखो, यहां क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट इनको चेंज कर दिया, सेम वही ट्रेंड को यहां पे लगाया। आप समझिए बात को कि भैया यहां पे होता क्या है, यहां पे यूनियन गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है, ठीक है, वही सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के, नॉट दी स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब हमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये बात याद रखना। ठीक है, ये तीनों फीचर्स है वैल्यू एडेड टैक्सेस का, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये 3 फीचर आपको पता होने चाहिए, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर इसको बोल दो जीएसटी, ये जीएसटी के फीचर्स है। क्लियर? सेम वही बात मैंने यहाँ पे बोली है, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, फंडामेंटली अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ द इंप्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 2017 क्वेश्चन उस टाइम ही आया था जीएसटी। ठीक है, और उसी टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. Yes, this is the feature. It is drastically reduce the current account deficit. कोई भी चीज drastically नहीं होती इकोनॉमी में, याद रखना। It will enormously increase the growth and size of economy in India. दोनों ही नहीं होगा कि हम चाइना को ओवरटेक कर देंगे नियर फ्यूचर में। बात समझ आ रही है? तो दोनों ही एक्सट्रीम्स है। सो आंसर इज वन ओनली। इस टाइप के स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे आपको। वहां पे 30 से 35 क्वेश्चन ही, आप जितना भी पढ़ रहे हो, आप जितनी भी कोचिंग ले लो, दुनिया की बेस्ट यूपीएससी कोचिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है। ठीक है, बेस्ट करंट अफेयर्स आप पढ़ लो, लेकिन आपके उस दिन एग्जाम के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन ही उनसे होने वाले हैं जिसके पीछे आप इतना भाग रहे हो। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके होने वाले हैं थ्रू पीवाईक्यू एनालिसिस एंड पीवाईक्यू के बार बार पढ़ने में, और इन इन चीजों को समझने में। आपको लग रहा है इजी है कि ड्रास्टिकली एनोमलीसली ये सब आइडेंटिफाई करना, ये तो बहुत बेसिक लेवल के एलिमिनेशन टेक्निक्स है। बहुत अच्छे लेवल की एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको धीरे धीरे पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करने में आपको समझ आएगी। तो आप 80-20 सीरीज में बनते रहिए। इन इन लेक्चर्स को तो मैं कहूंगा आप 2 बार भी देखोगे तो भी कम है। आराम से इसको देखिए, आपको पीवाईक्यू आपका प्रीलिम्स निकालने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, इसकी पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा बहुत ही जल्द आपके साथ। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी पीपीटीज मिल जाएगी। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस पे, तो मैं इसके स्टोरेज इशू पे काफी इशू आ रहा था, उसको थोड़ा सा इशू को सॉल्व किया है। सो आपको बहुत जल्दी पीपीटीज मेरे टेलीग्राम चैनल, तो आप प्लीज टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जहां पे भी जो भी अपडेट्स होंगे इस सीरीज से रिलेटेड वो सब आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट 1,
जीएसटी सब्ज्यूम वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस हमने अभी देखा, ठीक है, यूनिफाइड सिंगल मार्केट टैक्स बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 2, एक्सट्रीम कीवर्ड ड्रास्टिकली रिड्यूस, ये सब बकवास है, क्योंकि एक ही चीज डिटरमाइन नहीं करेगी कि आपने टैक्स रिफॉर्म किए, सिंगल टैक्स रिफॉर्म से ना तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एनोरमसली हो जाएगा या फिर आपको ड्रेस्टिकली करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, जीएसटी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आइटम एग्जेम्प्टेड अंडर द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज की डेट में ये हमारे लिए चेंज हो गया है, तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझ आ रही है। अब इसको करोगे तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बजाय आपको इससे ये सीखना है कि अब एग्जेम्पशन जीएसटी, जीएसटी 2.0, ठीक है, 2.0 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, उससे एग्जाम, उसमें एग्जामेशन कौन कौन से दिए हुए हैं आपको वो कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस्ड एंड कैंड कोई भी चीज होती थी उन पे जीएसटी लगती थी, ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड नहीं होता था। तो थर्ड को आप काटोगे तो आंसर आएगा कि सीरियल ग्रेन ह्यूल्ड, चिकन एग्स कुक्ड, ठीक है, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स, तो यस इन तीनों के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्टेड थी 1, 2 एंड 4, ठीक है। बट आज की डेट में ये काम का नहीं है, तो बट जीएसटी 2.0 आपको पता होना चाहिए, इसको समझिए। जीएसटी रिफॉर्म्स लाइटन्स लोड ऑन द कॉमन मैन, जैसे आपको एग्जेम्प्टेड वाला सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पे आज की डेट में कोई जीएसटी नहीं है, पहले 18% थी, इसको नील कर दिया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं यूपीएससी का इंश्योरेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, मैंने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया मेरे रिसेंट एपिसोड्स के अंदर, ठीक है, प्रीवियस एपिसोड में मैंने ये बात को डिस्कस किया। उसके अलावा एजुकेशन रिलेटेड लाइक मैप, चार्ट्स, ग्लोब्स, पेंसिल्स, एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स, इरेजर, इन सब पे भी नील हो गई है जीएसटी, ठीक है, ये आपको एग्जेम्प्टेड वाली तो पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी काफी जगह है, जैसे आपका मिल्क हो गया, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, इस पे भी नील कर दिया है, पहले 5% थी। प्री पैकेज एंड लेबल्ड छेना, आपका पनीर, पनीर के ऊपर नील जीएसटी है। पिज्जा, ठीक है, खाखरा, चपाती, रोटी, इन पे 5% था, इस पे भी नील हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका पराठा या परोठा जो बोलना है बोलो, ठीक है, 18% जीएसटी थी पराठा के ऊपर, ये बात थी, तभी तो मैं खा नहीं रहा था, अब खाऊंगा, ओके। सो नील हो गई है इसके ऊपर आपकी जीएसटी। सो टैक्स रिलीफ ऑन द एसेंशियल गुड्स, फुल जीएसटी एग्जम्पशन ऑन द इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस लाइक अल्ट्रा हाई मिल्क, पनीर, इंडियन ब्रेड्स नॉट कैरी, इट्स कैरीज द नील जीएसटी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि नील वाली कौन कौन सी है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को, यूपीएससी दोस्त को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स करते हो वीडियो कब आएगी या नहीं, आपको अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे और आप इसको नोटिफिकेशन बेल जो भी है आप इसको टैप कर दोगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो पता चल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपकी प्री मेंस के लिए आगे आने वाली है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड दिस सपोर्ट, थैंक यू सो मच।